तो अभी तक जो हमने फ्रैक्शंस पढ़े हैं वो लेस देन वन वाले थे ना, है ना। सो मोर देन वन या फिर ग्रेटर देन 100%, तो उनका कैसे करेंगे। जैसे कि पहली बात तो ये कि फॉर एग्जांपल अगर आपको दे रखा है 137.5%, ऐसा कुछ परसेंटेज आपको गिवन है, और अगर आपको उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे। देखो ब्रेक करेंगे इसको, यानी ये ब्रेक करेंगे, आपको पता है कि 100% प्लस 37.5% ऐसा होगा, है ना। सो 100% का फ्रैक्शन 1 बनेगा और ये क्या बनेगा 3/8। तो जब इसको ऐड करेंगे तो 8 + 3 11/8 ये फ्रैक्शन बन जाएगा। तो इसका जो फ्रैक्शन बनेगा वो 11/8 बनेगा, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गई चीज, ठीक है। तो कोई भी ऐसा 100% से अगर ग्रेटर देन 100% कोई परसेंटेज आपको दे रखा है तो वो ऐसा ही मिलेगा जिसको ब्रेक करने पर इस तरह के फ्रैक्शन मिलेंगे जो हमने पढ़े हैं ना, वही फ्रैक्शन मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोल दिया कि 189% ऐसा कुछ बोल दिया, ऐसा कुछ भी नहीं, मतलब क्वेश्चन मिलेगा, ऐसी परसेंटेज नहीं मिलेगी। अगर बाई चांस ऐसी मिल भी जाए ना तो फिर बस ये है कि थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और वहां पे फ्रैक्शन का यूज नहीं होगा, ठीक है, सिंपली। या फिर आप क्या कर सकते हो, अप्रोक्सीमेट वैल्यू का यूज कर सकते हो वहां पे, ठीक है। तो मेन चीज यही है कि आपको ये फ्रैक्शन जो मैंने अभी बताए हैं उन्हीं से रिलेटेड अगर इस तरह की कोई परसेंटेज आ जाए तो उसको ब्रेक करके आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। दूसरी बात ये कि अगर मान लिया आपको फ्रैक्शन कोई बड़ा मिल जाए, जैसे कि अगर मान लिया फॉर एग्जांपल आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, लास्ट में आपको आंसर जो है वो परसेंटेज में देना है और आपके सामने क्या है एक फ्रैक्शन, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने वो ब्लॉक वाले क्वेश्चन किए थे तो उसमें वो 3/8 आ रहा था ऐसे मल्टीप्लाई, तो आपने क्या लिख दिया था, डायरेक्ट 37.5% लिख दिया। तो अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए और यहाँ पे जैसे ऐसे आ जाए 11/8 × 100 ऐसा कुछ आ जाए, तो आपको ये देखना है कि यहाँ जो फ्रैक्शन है वो कैसे हम ब्रेक करें, यानी इसका परसेंटेज क्या होगा। तो वर्बली आप कैलकुलेट करोगे इसको, ठीक है। वर्बली आप देखोगे कि 11 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 1 और 3/8 बनेगा, तो 1 का परसेंटेज 100 होगा, 3/8 का 37.5%, तो 137.5% इसका ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें तभी आएगी जब आपने वो फ्रैक्शंस पढ़े हैं, उनको आपके दिमाग में है वो चीजें, फ्रैक्शन आपके मल्टीपल्स जो है वो आपको ध्यान में है, ठीक है। तो ये चीज तो हो ही जाएगी, यानी कि ग्रेटर देन 1 कोई भी फ्रैक्शन हो या फिर मोर देन 100% से कोई भी परसेंटेज ऐसी वैल्यू दे रखी है तो उसका फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे। अब बात करते हैं इन फ्रैक्शंस को इतना हम क्यों पढ़ रहे हैं, इनका यूज क्या है और मतलब क्या है। देखो सबसे पहली बात तो कि इनका मीनिंग क्या है, कि अगर कोई भी फ्रैक्शन अगर हम लिख रहे हैं यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जाम्पल 20%, इसका जो फ्रैक्शन होगा वो हमारा क्या होगा 1/5 होता है। अब इसका मतलब क्या है, देखो जो भी कोई भी परसेंटेज का आपको फ्रैक्शन गिवन है, ठीक है, जो ये बेस में जो डिनोमिनेटर वैल्यू होती है ये होती है हमारी एज अ कंप्लीट वैल्यू, हम एज्यूम करेंगे इसको कंप्लीट या होल वैल्यू, कंप्लीट वैल्यू, ठीक है। और जो ये न्यूमरेटर में होता है इसे हम कहेंगे पार्ट या परसेंटेज वैल्यू, पार्ट या परसेंटेज वैल्यू। अब इसका क्या मतलब है, देखो समझो इसको। इसका मतलब ये है कि ये जो 5 एक अगर अपने आप में एक कंप्लीट नंबर है ना, तो इस 5 का अगर मैं बात करूं 20% कैलकुलेट करने की तो वो एग्जैक्ट 1 के इक्वल आएगा। आप 5 का जब भी 20% कैलकुलेट करोगे तो वो एग्जैक्ट किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। जैसे हमने लिखा 37.5%, ठीक है, इसका फ्रैक्शन 3/8 आ गया, ठीक है। अगर हम कभी भी 8 का 37.5% कैलकुलेट करेंगे तो वो एग्जैक्ट 3 आएगा। आप कभी भी कैलकुलेट करके देख सकते हो इसको, 37.5% ऐसे कैलकुलेट करोगे तो ये एग्जैक्ट 3 के इक्वल आएगा। बात समझ में आ रही है इस चीज की, ठीक है। जैसे हमने लिखा 14.28%, इसका फ्रैक्शन क्या आएगा 1/7। सो कभी भी अगर 7 का 14 और 2/8% कैलकुलेट करोगे तो एग्जैक्ट 1 आएगा वो, ठीक है। मतलब समझ में आ रही है आपको, ठीक है। देखो जैसे हमने लिखा 87.5%, इसका फ्रैक्शन क्या था 7/8। तो अगर आप कभी भी 8 का 87.5% कैलकुलेट करोगे तो एग्जैक्ट वो 7 के इक्वल आएगा, ठीक है। हमेशा ऐसा होगा, ये फ्रैक्शन का मतलब ही ये है। जितने भी हमने फ्रैक्शन पढ़े हैं
उनमें जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसका जिस परसेंटेज का वो फ्रैक्शन है उतना परसेंट अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो एग्जैक्ट वो जो न्यूमरेटर में वैल्यू है ना वही आएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब ऐसा क्यों, मतलब ये इनका क्या यूज होगा कि अगर ऐसा हो रहा है तो इनका यूज कहां पे होगा। जैसे देखो ध्यान दो, अगर मान लिया मैं कोई प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन कर रहा हूं, प्रॉफिट एंड लॉस का, देखो प्रॉफिट एंड लॉस में ये हो सकता है कि जैसे मान लिया आपको कॉस्ट प्राइस गिवन है, फॉर एग्जांपल कॉस्ट प्राइस दे रखा है 700 रुपीज, ठीक है, और यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट गिवन है 20%, तो आपसे पूछा जाए कि प्रॉफिट कितने रुपए का हो रहा है, तो आप डायरेक्ट क्या करोगे, आपको पता है ना प्रॉफिट जो परसेंट कैलकुलेट होता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होता है, मतलब इस परसेंटेज का बेस कौन है 700, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे 700 का 20% कैलकुलेट कर लेंगे, तो इसका 700 का 20% क्या आ जाएगा 140 रुपीज, तो मतलब 140 रुपीज का अगर प्रॉफिट हुआ है तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा 840 रुपीज, ये इसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ये चीज क्लियर है ना। ठीक है, अब अगर यहीं पे ऐसा दिया होता कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको सेलिंग प्राइस गिवन है 840 रुपीज सेलिंग प्राइस गिवन है, ठीक है, और प्रॉफिट दे रखा है 20%, तो आपसे पूछा जाए कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा, ऐसा कुछ पूछा जाए कॉस्ट प्राइस क्या होगा। अब आपको ये तो क्लियर है कि 20% प्रॉफिट है, ठीक है, एक तो जैसे फॉर्मूला होता है हम फॉर्मूला में भी यूज करते हैं, आपको पता होगा कि सेलिंग प्राइस का जो फॉर्मूला बुक्स वगैरह में आपने कभी पढ़ा होगा तो कुछ इस तरह से होता है 100 प्लस या माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट, ऐसे लिखते हैं और डिवाइड बाई 100 लिखते हैं और मल्टीप्लाई बाई कॉस्ट प्राइस करते हैं। ये ऐसा फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, पढ़ा है ना स्कूल टाइम में, थोड़ा बहुत याद हो या कभी बुक में पढ़ा होगा, इस तरह का फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने सेलिंग प्राइस निकालने का। और कॉस्ट प्राइस निकालने का फॉर्मूला क्या बन जाता है इसी को, यानी कि ये कॉस्ट प्राइस है, ये 100 तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वैल्यू डिवाइड में चली जाएगी, तो ये क्या बन जाता है, यानी कि 100 डिवाइड बाई 100 प्लस या माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट, यानी प्रॉफिट होगा तो वो प्लस हो जाएगा 100 में और अगर लॉस होगा तो वो माइनस हो जाएगा, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई सेलिंग प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, ऐसा आपने पढ़ा होगा। ठीक है, बट ये तो चलो ठीक है, अगर मान लिया परसेंटेज आपकी 20% गिवन है, 30% गिवन है, 10% गिवन है, ठीक है, ऐसी वैल्यू अगर गिवन है तो डायरेक्टली आप कर सकते हो, इसको फॉर्मूला का यूज कर सकते हो। जैसे कि अगर यहाँ पे हमें सेलिंग प्राइस निकालना है तो हम क्या करेंगे 100 प्लस 20% प्रॉफिट है ना, तो 20 को प्लस करेंगे, यहाँ पे प्रॉफिट है तो प्लस कर देंगे और नहीं तो माइनस कर देंगे अगर लॉस है तो, और इनटू क्या करेंगे 700, तो जब इसको कैलकुलेट किया जाएगा तो ये 120 हो जाएगा और ये 100 से ये 7 पे कैंसिल, 7 इंटू 120 कितना बन जाएगा 840, जो कि हमारा यहाँ पे आंसर आया, यही चीज आ रही है आंसर में। ठीक है, अब दूसरी बात यहाँ पे कॉस्ट प्राइस में भी हम ऐसा ही कर सकते हैं, यानी कि 100 डिवाइड बाई 100 प्लस 20 और मल्टीप्लाई बाई 840 करेंगे तो यहाँ पे आपका कॉस्ट प्राइस जो है वो 700 आ जाएगा। ये चीज ठीक है, यहां तक ठीक है कि अगर आपका प्रॉफिट परसेंटेज जो है ना वो 20%, 10%, 30%, 50% ऐसी वैल्यू दे रखी है तो यहां पे हमें 100 प्लस 20, 100 प्लस 10, 100 प्लस 5 ऐसा करने में कोई दिक्कत नहीं है, इजीली हम कर सकते हैं। बट क्या हो अगर आपका प्रॉफिट परसेंट जो है वो कुछ ऐसा दे दिया जाए, जैसे फॉर एग्जांपल आपको सेलिंग प्राइस दे रखा है 880 रुपीज एंड प्रॉफिट परसेंट दे रखा है 14.28%, ऐसा दे रखा है, फिर क्या करोगे, अब फंस जाओगे ना इस फॉर्मूला में। अब इसमें पुट करके देखो, अगर मान लिया मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूं, ये फॉर्मूला यूज करूं, तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 100 प्लस 14.28 मल्टीप्लाई बाई 880, करो सोल्व, कैसे करोगे इसमें, हो गया ना प्रॉब्लम, दिक्कत आ गई ना। अब यहाँ पे देखो ये 114.28 कैसे सोल्व करोगे इसको, ये कैलकुलेशन इतनी बड़ी हो जाएगी और एग्जैक्ट आंसर भी नहीं आ पाएगा क्या पता आपका, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल में है। अब आपको पता है ये 14.28 तक सीमित नहीं है, ये यहाँ तक एंड नहीं है इस नंबर का, ये नंबर आगे भी है डेसिमल में, जैसे हम लिखते हैं ना 33.33%, इसका मतलब ये नहीं है कि 33.33 तक ही ये कंप्लीट हो गया नंबर, ये 33 बार बार रिपीट हो रहा है तो उसका भी तो कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ेगा ना आंसर पे, तो एग्जैक्ट आंसर नहीं कर पाओगे आप, कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे इसके तरीके से। और क्या होता है कि कई बार अगर मान लिया आपके ऑप्शन में कुछ ऐसे दे रखे कि आंसर काफी क्लोज दे रखे तो आप डिसाइड ही नहीं कर पाओगे, अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेके भी डिसाइड नहीं कर पाओगे कि आंसर क्या होना चाहिए। हो सकता है दो आंसर आपके जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू के दोनों ही आंसर बिल्कुल क्लोज हो, तो किसको टिक करोगे आप, किसको आंसर करोगे। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन का यूज करेंगे। फ्रैक्शन देखो कितना आसान बना देगा इस क्वेश्चन को, बताता हूं मैं, देखो ध्यान दो।
हमें फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको है ना जितना भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का या जो भी मतलब पढ़ाऊंगा, टॉपिक पढ़ाऊंगा, मैं फॉर्मूला रटाने की कोशिश नहीं करूंगा आपको, ठीक है। फॉर्मूलाज आपने पढ़े हैं, बुक्स वगैरह में आपने पढ़े हैं, एक्चुअल में क्या है कि कंसेप्ट को सीखो कि कंसेप्ट है क्या, नंबर्स को किस तरह से हम डील करना चाहते हैं, करनी चाहिए हमें उनके साथ, किस तरीके से डील करें हम नंबर्स को, ताकि हमारे आंसर फॉर्मूला कैसे बने, नंबर से ही तो बने हैं ना। नंबर को कहां पे क्या ऐड करना, उसी को क्या कर दिया, एक जनरली एक वेरिएबल लेके उस चीज को फॉर्मूला में कन्वर्ट कर दिया। अगर हमें मेन बेसिक कंसेप्ट ही पता होगा तो फॉर्मूला की क्या जरूरत है रटने की, इतने सारे फॉर्मूलाज रटें, ट्रिक रटें, नहीं, जरूरत ही नहीं है। कंसेप्ट सीखो। देखो ये आपका क्वेश्चन है, ये क्या है आपका प्रॉफिट परसेंट है। अब आपको ये तो चीज पता है। देखो अगर मान लिया यहां पे प्रॉफिट होता तो हम डायरेक्ट कॉस्ट प्राइस का प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट कर लेते, जैसे यहां पे इसका 20% कैलकुलेट कर लिया। लेकिन यहां पे क्या होगा, अब आपको ये तो पता है ना कि ये देखो 14.28% जो परसेंटेज है ना, ये किसका कैलकुलेट होगा, इसका बेस कौन है, कॉस्ट प्राइस होता है हमेशा। अब कॉस्ट प्राइस तो हमें पता ही नहीं है, मतलब हम ये जो प्रॉफिट है इन रुपीज हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। जैसे यहां पे हमने कैलकुलेट कर लिया ना इन रुपीज कितने रुपए का प्रॉफिट होगा, कैसे कैलकुलेट किया कि ये 20% हमने इसका 700 का कैलकुलेट कर लिया। अब जब हमें 700 यानी कि कॉस्ट प्राइस गिवन ही नहीं है क्वेश्चन में, तो हम किसका कैलकुलेट करें, सेलिंग प्राइस का तो नहीं कैलकुलेट होगा ना, क्योंकि ये सेलिंग प्राइस बेस नहीं है इसका। तो अब क्या करें कि ऐसा हम क्या करें कि यहां पे फॉर्मूला भी यूज ना करना पड़े, क्योंकि फॉर्मूला से कैलकुलेशन बढ़ रही है, तो हम यहां पे करेंगे फ्रैक्शन का यूज। देखो ध्यान से देखना कैसे फ्रैक्शन यूज होगा। यहां पे आपको पता है इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा, बताओ, 1/7। अब आपको यह भी पता होगा कि 7 का 14 एंड 2/7% कितना बनेगा, 1 बनेगा। ये चीज क्लियर है। मतलब कहने का ये जो परसेंटेज है ना, ये जो परसेंटेज है ये 7 का इतना परसेंट 1 होता है। तो अगर मैं कहूं कि ये जो परसेंटेज है ये किसका है, कॉस्ट प्राइस का है ना कैलकुलेट होके, मतलब ये प्रॉफिट जो है वो किसका है, कॉस्ट प्राइस का 14.28% है। तो अगर मैं कहूं आपका कि कॉस्ट प्राइस अगर मैं मान लू 7 यूनिट है, ये 7 यूनिट, ठीक है। अब मुझे बताओ प्रॉफिट कितना होगा, 7 का इतना परसेंट, यानी कि कॉस्ट प्राइस का ही तो है ना ये, कॉस्ट प्राइस का 14 एंड 2/28% कितना होगा, 1। तो मतलब हमारा प्रॉफिट कितना हुआ, 1 हो गया। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, देखो कॉस्ट प्राइस 7 है, प्रॉफिट 1 है, तो सेलिंग प्राइस 8 यूनिट हुआ, ठीक है। अब जब 8 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है 880 रुपीज, सो 1 यूनिट कोरस्पॉन्ड टू 8 से डिवाइड कर देंगे 110, और 7 यूनिट कोरस्पॉन्ड टू 110 से मल्टीप्लाई कर दो 770 रुपीज। ये आपका कॉस्ट प्राइस आ गया। ना तो आपको यहां पे कोई फॉर्मूला यूज करने की जरूरत पड़ी, ना ही इतनी सारी कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ी, ठीक है। तो ये यूज है। अब ऐसे यूज अगर आप कर सकते हो क्वेश्चंस में, इनका फ्रैक्शंस का ऐसा यूज कर सकते हो, तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाएगा। ना तो इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ेगी, ना ही आपका इतना टाइम वेस्ट होगा कि उस पे कैलकुलेशन पे इतना सारा टाइम वेस्ट कर रहे हो। जितना आपके पास टाइम होगा उतने ही ज़्यादा क्वेश्चन भी कर पाओगे और अच्छे से। जैसे कि सीसेट में अगर कॉम्प्रिहेंशन के लिए हमें टाइम लगता है, पढ़ते हैं उसको, तो अगर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है या फिर रीजनिंग के क्वेश्चन, उनमें टाइम जितना कम लगेगा उतना टाइम वहाँ पे आप यूज कर सकते हो, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई। मतलब मैं यहाँ पे सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ, ये यूज हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में और आगे भी बहुत यूज करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में। मैं यहाँ पे इतना बताना चाह रहा था कि इस तरीके से हम इनका यूज कर सकते हैं और बहुत आसान बना सकते हैं आपके क्वेश्चंस को, अगर ये फ्रैक्शन आपको यूज करने आगे तो। बस यहाँ पे आपको ध्यान यही चीज रखनी है कि जैसे कि अगर ये परसेंटेज है तो इसका ये फ्रैक्शन है, तो मतलब ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है इसका इतना परसेंट हमेशा नोमिनेटर वैल्यू होती है, हमेशा ऐसा होगा, चाहे कोई भी परसेंटेज का फ्रैक्शन बना लेना आप, ठीक है। क्लियर है, ये चीज हो जाएगा। चलो अब दूसरा देखो। अब बात करते हैं जैसे कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की। यानी किसी नंबर को इंक्रीज या डिक्रीज कैसे करेंगे। परसेंटेज में अगर दे रखा है कि किसी नंबर को 20% इंक्रीज किया जा रहा है, 30% डिक्रीज किया जा रहा है, 12.5% इंक्रीज किया जा रहा है, 37.5% डिक्रीज किया जा रहा है, ऐसा कुछ दे रखा है, तो उसका क्या मतलब होता है। देखो
जैसे मैंने कहा कि कोई नंबर है उसको 20% इंक्रीज करना है, 20% मतलब इंक्रीज, प्लस का साइन लगा रहा हूं मीन्स इंक्रीज, ठीक है, माइनस साइन लगा दिया मीन्स डिक्रीज, ठीक है। अब 20% इंक्रीज होने का क्या मतलब है, देखो जैसे अगर मान लिया कोई 100 है, ठीक है, इसको अगर मैं 20% इंक्रीज करता हूं तो ये कितना बन जाएगा, 120 बन जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको रेशियो में लिखूं कि 100 इज टू 120, तो जब इसको कैंसिल आउट करेंगे 20 पे कैंसिल आउट करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, ये 6, मतलब 5:6 ये रेशियो मिल रहा है हमें। कहने का मतलब ये है कि 20% इंक्रीज होने का मतलब है कोई नंबर 5 से 6 हो रहा है, ठीक है, कोई भी नंबर 5 से 6 हो रहा है, 50 से 60 हो रहा है, 500 से 600 हो रहा है, ठीक है, 10 से 12 हो रहा है, इसी रेशियो में जो कोई चीज चेंज हो रही है ना, कोई भी नंबर अगर इस रेशियो में चेंज हो रहा है तो इट मींस वो 20% इंक्रीज हो रहा है। बात क्लियर है यहाँ पर, ठीक है। चलो अब जैसे अगर मान लिया आपको डिक्रीज दे दिया जाए, जैसे अगर आपको कहा जाए कि 30% डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज, तो इसका मतलब यही होगा, यानी कि 100 से क्या हो रहा है 70 हो रहा है, तो मतलब ये 10:7 इस रेशियो में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब अगर मैं यहां पे फ्रैक्शन की बात करूं, जैसे फ्रैक्शन, इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा 1/5 बनेगा ना। अब आपको पता है 20% इंक्रीज होने का मतलब अगर हमारा नंबर कोई 5 है तो उसका 20% कितना हो जाएगा 1, मतलब 5 पे 1 का इंक्रीमेंट, और देखो यहां पे यही हो रहा है 5 पे 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, समझ में आ रही चीज। जैसे अगर मैं कहूं कि 40% इंक्रीज हो रहा है, 40%, तो 40% का मतलब 100 से क्या हो रहा है 140 हो रहा है, तो जब इसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे 20 पे कैंसिल आउट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 5 से 7 हो जाएगा। तो इसका मतलब यही तो है ना, 40% का क्या था 2/5 था, मतलब 5 का 40% 2 होता है, मतलब 5 अगर हमारा स्टार्टिंग में कोई नंबर है तो उसका 40% मतलब 2 इंक्रीज होगा, तो 40% इंक्रीज होने का मतलब 5 से 7 होगा, 5 पे 2 का इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। कोई भी फ्रैक्शन है अगर वो 20% इंक्रीज हो रहा है तो इट मींस 5 पे 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है। हम ये बार बार यूज करेंगे, इसलिए मैं बता रहा हूं कि बार बार जब आगे हम क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पे अगर मैंने कहा कि 20% इंक्रीज हो रहा है, मैंने फ्रैक्शन बना दिया 1/5, तो मैं कहूंगा कि 5 पे 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, या 20% डिक्रीज हो रहा है मतलब 5 पे 1 का डिक्रीमेंट हो रहा है। तो इस चीज को समझना आपने, ठीक है, कि मैं क्यों बोल रहा हूं ऐसा कि 5 पे 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, 5 पे 2 का डिक्रीमेंट हो रहा है, जो भी है, तो ये फ्रैक्शन की वजह से ऐसा इसलिए होता है, ठीक है। दूसरी बात ये कि देखो जैसे अब आपको पता है कि यहां पे 40% इंक्रीज किया मैंने, है ना, 40% इंक्रीज किया मतलब 100 को मुझे 140 बनाना है, मतलब 40% इंक्रीज करना है। अब एक बात बताओ, इसको 100 को 140 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 140/100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना भाई, 100 से 100 जो यहाँ पे मल्टीप्लाई है उसको डिवाइड में लिखूंगा, जो मुझे बनाना है उसको मल्टीप्लाई में लिख दूंगा, तो हो जाएगा कन्वर्ट। अब इसका मतलब क्या हुआ, वही 7/5, मतलब 100 को अगर मैं 7/5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा ये क्या बन जाएगा 140 बन जाएगा। अब फ्रैक्शन में इसी चीज को कैसे समझेंगे, मतलब देखो अगर मुझे किसी नंबर को क्या करना है 40% इंक्रीज करना है, किसी नंबर को 40% इंक्रीज करना है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं 5 पे 2 का इंक्रीमेंट करूंगा, और 5 पे 2 का इंक्रीमेंट करने का मतलब उस नंबर को 5 + 2 7/5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये 40% इंक्रीज हो जाएगा। 7/5 से मल्टीप्लाई इसलिए किया गया है। तो किसी भी नंबर को, जैसे अगर मान लिया आपको दिया है किसी नंबर को आपने क्या करना है 20% इंक्रीज करना है, क्या करना है 20% इंक्रीज करना है, तो इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा 1/5। तो मतलब ये हुआ कि 5 पे 1 का इंक्रीमेंट करने का मतलब उसको कितने टाइम्स कर देंगे 6/5 टाइम्स कर देंगे उस नंबर को, ठीक है। मैंने कहा किसी नंबर को 20% डिक्रीज करना है, तो इसका मतलब क्या होगा कि 1/5 से डिक्रीज करने का मतलब यह कि 5 पे 1 का डिक्रीमेंट, मतलब उस नंबर को हम क्या कर देंगे 4/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 4/5 टाइम्स कर देंगे, ठीक है। किसी नंबर को अगर 40% डिक्रीज करना है, 40% डिक्रीज करना है, तो इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा 2/5, यानी 5 पे 2 का डिक्रीमेंट करना है, तो इट मींस कितना टाइम्स करेंगे उसको 5 - 2 यानी 3/5 टाइम्स कर देंगे उस नंबर को, समझ रहे हो, ठीक है। कोई भी परसेंटेज में इंक्रीज कर रहे हैं डिक्रीज कर रहे हैं तो आपने फ्रैक्शन का ऐसे यूज करना है कि कितना टाइम्स करना है, कितना मल्टीप्लाई करना, वो चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। देखो एक दो और एग्जांपल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल
इस नंबर को आपको क्या करना है, 28.57% से इंक्रीज करना है इस नंबर को। तो आप क्या करोगे, आपको पता होना चाहिए इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा, 2/7, यानी कि 2/7 से क्या करना है, इसको इंक्रीज करना है। और 2/7 से इंक्रीज करने का मतलब कितना टाइम्स करना पड़ेगा, इसको 9/7 टाइम्स करना पड़ेगा, क्योंकि 7 पे 2 का इंक्रीमेंट मतलब 9/7 टाइम्स कर देना। तो अगर मैं डायरेक्ट इस नंबर को देखो, यहां पे मुझे 28.57% कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है कि पहले आप इसका 28.5% कैलकुलेट करो, फिर इसमें ऐड करो, फिर इंक्रीज करो, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट क्या करोगे, 777 को क्या करोगे, 9/7 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये आ जाएगा 999। हो गया आंसर हमारा। ठीक है, तो ये यूज है इनका फ्रैक्शंस का इस तरीके से। ठीक है, जैसे अगर फॉर एग्जांपल आपको दे रखा है कोई नंबर है 1331, इसको डिक्रीज करना है। ठीक है, इसको डिक्रीज करना है, कितना डिक्रीज करना है, 18 and 2/11% से डिक्रीज करना है, इतना डिक्रीज करना है। ये क्या करेंगे, बिल्कुल हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले तो क्या करेंगे, इसका फ्रैक्शन क्या आएगा, 2/11 बताया था ना। ये देखो 9 की टेबल किसमें चलती है, 2/11, यानी 2 यहां से देख के ही पता चल जाएगा कि 2/11 आएगा। मतलब डिक्रीज करने का मतलब ये है कि 11 पे 2 का डिक्रीमेंट, 11 पे 2 का डिक्रीमेंट करने का मतलब कितना टाइम्स करेंगे, इसको 9/11 टाइम्स कर देंगे, इसको 9/11 टाइम्स कर देंगे। सो 1331 को 9/11 टाइम्स करेंगे तो ये 11 पे कैंसिल आउट करेंगे, 1 2 1, और ये आ जाएगा आपका 9 8 10। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर है ना, कर लोगे इस तरह से यूज फ्रैक्शंस को। हम आगे करेंगे इनको यूज प्रॉफिट एंड लॉस में, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इनमें सब में यूज करेंगे। ठीक है, अच्छा यहां तक कोई डाउट है तो बताओ, किसी को कुछ समझ में ना आया हो या फिर कोई भी छोटा भी डाउट हो। समझ में आ रहा है सबको, बैठे तो तुम लोग ऐसे हो कि बिल्कुल जैसे मार पीट के बिठा रखा है सबको। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये तो बता दो। क्लियर हो रहा है, फिर इतना मायूस क्यों हो रखे हो कि मतलब पता नहीं क्या पढ़ा रहा हूं मैं, पता नहीं जैसे कुछ नया ही बता दिया या कुछ ऐसा इतना टफ बता रहा हूं मैं कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। तभी तभी हो सकते हैं ऐसे हाल, तो जैसे चुपचाप ऐसे आराम से बैठे हो, पता नहीं क्या चल रहा है क्या नहीं। थोड़ा स्माइल रखा करो चेहरे पे, तब मुझे ये पता चलेगा, एहसास होगा कि हाँ बच्चों को समझ में तो आ रहा है, चलो मैं पढ़ा रहा हूँ तो समझ में आ रहा है वो, तभी चेहरे पे मुस्कान है, हाँ हमने सीखा है कुछ। ठीक है, ऐसे मायूस बन के बैठोगे तो मुझे लगेगा कि मैं ऐसी धक्का कर रहा हूँ तुम्हारे साथ, मतलब जबरदस्ती कर रहा हूँ कि क्यों गालियां दे रहोगे मन में बैठे बैठे, क्या पढ़ा रहे हैं सर, क्यों बोर कर रहे हैं फालतू में। ये चीजें देखो, ये बेसिक सी चीजें है, मतलब स्टार्टिंग की चीजें हैं। आपको लग रहा होगा कि ये मतलब पहली बार पढ़ रहे हो या फिर जो भी है, तो लेकिन आगे आगे जब ये चीजें क्लियर हो जाएगी ना, आपको समझ में आ जाएगी, आपको बनाने आ जाएंगी चीजें, यूज करनी आ जाएंगी, तो आगे क्वेश्चंस जब हम करेंगे ना, ये बाकी के चैप्टर्स के और भी क्वेश्चंस करेंगे, तो वहां पे यूज करेंगे तब बड़ा मजा आएगा कि हाँ ऐसे भी हम इजी तरीके से उन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी हमने देखा कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कैसे करते हैं, फ्रैक्शन का यूज करके कैसे करते हैं। ठीक है, दूसरा एक मैं डायरेक्ट आपको परसेंटेज को यूज करना भी बता देता हूं। जैसे मान लिया किसी को 20% इंक्रीज करना है ना, तो आप डायरेक्ट आप उसका 120% भी कैलकुलेट कर सकते हो। इसका मतलब समझ रहे हो ना, यानी कि अगर मान लिया 800 को मुझे 20% इंक्रीज करना है, तो आप डायरेक्ट इसका 120% कर दो। 120% का मतलब 800 का 120/100 टाइम्स कर दो, ऐसा भी कर सकते हो। बात तो वही है ना, यानी 20% का फ्रैक्शन क्या बना, 1/5। 1/5 इंक्रीज करने का मतलब कितने गुना करना, 6/5 करना, और 6/5 ही तो है ये 120%। 120/100 क्या होगा, 6/5 ही तो होगा। ठीक है, चीजों को हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अगर कई बार मान लिया आपको, जब सिंपल सी परसेंटेज होती है ना, जैसे 50% है, 20% है, 10% है, तो उसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो। आपका 20% मतलब 120/100 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको फ्रैक्शन में जाने की जरूरत नहीं है। फ्रैक्शन में तभी जाओगे आप जब आपके पास फ्रैक्शन वाली ही वैल्यूज दे रखी होगी। जैसे फ्रैक्शन टाइप की परसेंटेज आपको देगी 37.5% है, 11.11% है, ऐसी परसेंटेज दे रखी होगी ना, तभी आपको ज्यादातर फ्रैक्शन का यूज करना। अदरवाइज ये चीजें सिंपल यूज करो आप,
ऐसा नहीं है कि मैं हर बार मतलब ये कहूँ कि आपको हाँ फ्रैक्शन का ही यूज करो हर बार, नहीं। जो मेथड आपको इजी लगे, जहां पे आपको लगे कि ये चीज इजी है, तो उसी मेथड को यूज करो, ठीक है। ये हमारी बेसिक चीजें हैं, इनको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको मान लिया ये दिया जाए कि 22 and 2/9% इंक्रीज करना है, या फिर डेसिमल में दे रखा हो जैसे 22.22% इंक्रीज करना है, तो वहां पे हम ये चीज नहीं यूज कर सकते कि आप ये नहीं कर सकते कि 800 को 122.22 से मल्टीप्लाई कर दो बाई 100, इससे मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा करोगे तो फिर फंस जाओगे। ऐसे केस में हम क्या करेंगे, इसका फ्रैक्शन बनाएंगे 2/9। 9 पे 2 का इंक्रीमेंट मतलब यहां पे इसका मतलब क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई इसकी जगह क्या करना पड़ेगा, 11/9 से मल्टीप्लाई करोगे तो ज्यादा इजी रहेगा।